हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बीएड टेस्ट संबंधित सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। ये टेस्ट 3 पार्ट 4 है। इससे पहले टेस्ट फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट कराया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा है खंड बा कला वर्ग से संबंधित है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया? पहला ऑप्शन है 1426, बी ऑप्शन है 1510, सी ऑप्शन है 1524, डी ऑप्शन है 1556। तो देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में हस्तगत किया था। उन्होंने लगभग 450 वर्ष तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को उन्होंने गोवा को मुक्त किया, यानी कि गोवा 1961 को आज़ाद हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1510। क्वेश्चन नंबर 52, शाहू को मुग़ल कैद से किसने मुक्त किया? पहला है जहांदार शाह, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है शाहजादा आजम, डी ऑप्शन है शाहजादा कामबख्श ने। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा आजम ने 1707 में शाहू को मुग़ल कैद से मुक्त कर दिया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजादा आजम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 में पूछा जा रहा है, 53 में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? पहला दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ये जो था चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए पूछा जा रहा है, किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? पहला है दांते, बी ऑप्शन है पेट्रार्क, सी ऑप्शन है इरेस्मस, डी ऑप्शन है मैकियावेली। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। पेट्रार्क एक इतालवी कवि, विद्वान और दार्शनिक था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से पुनर्जागरण मानवतावाद की नींव रखी थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है BN राव, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांडुलेखन कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? पहला है पूंजी, चिकित्सा, श्रम, भूमि। देखिए, चिकित्सा उत्पादन का साधन नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक एवं उद्यमशीलता, ये सब उत्पादन के साधन हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा। ये उत्पादन का साधन नहीं होता है, ये रोगों से निवारण संबंधित कार्य किए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 में पूछा जा रहा है, सार्वजनिक कल्याण विधायक
का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा है? पहला है प्लेटो, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है बेंथम, डी ऑप्शन है हॉब्स। देखिए जो बेंथम थे, बेंथम का कथन था तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया था। उन्होंने उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में देखिए पूछा जा रहा है, किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? प्लेटो, मार्क्स, सुकरात, हिगल। मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे, इसी आधार पर उन्होंने विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स। यानी कि ये मार्क्स जो है इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में पूछा जा रहा है, समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दिदेरो ने, वाल्टेयर ने, मॉन्टेस्क्यू ने और डी ऑप्शन है रूसो ने। समान इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो ने प्रस्तुत किया था। रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य अपनी सभी अधिकार सामान्य इच्छा में विलीन कर देता है। इसी सामान्य इच्छा को संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि यह राज्य की सर्वोच्च सत्ताधारी अभिव्यक्ति है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रूसो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 में पूछा जा रहा है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला है H.T. प्रिंसेप, बी ऑप्शन है डेविड हेयर, सी ऑप्शन है विलियम जॉन्स ने, डी ऑप्शन है हेनरी विलियन जियो ने। देखिए कलकत्ता में सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ ने राजा राम मोहन राय के समर्थन से की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, डेविड हेयर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? ए ऑप्शन है लाहौर 1929, बी ऑप्शन है कराची 1931, सी ऑप्शन है फैजपुर 1936, डी ऑप्शन है मद्रास 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कराची 1931। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूरा पाषाण काल में कौन संबंधित है? पहला है निएंडरथल मानव, बी ऑप्शन है खड़ा मानव, सी ऑप्शन है बुद्धिमान मानव, डी ऑप्शन है अति बुद्धिमान मानव। पूर्व पाषाण काल से होमो इरेक्टस यानी कि खड़ा सीधा मानव संबंधित है। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल का समय 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच था। इस काल का अधिकांश हिस्सा हिमयुग से गुजरा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खड़ा मानव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल को दर्शाता है? पहला है चिरांद, बी ऑप्शन है दायमाबाद, सी ऑप्शन है लोथन, डी ऑप्शन है कुनाल। देखिए जो चिरांद था वो नवपाषाण काल से संबंधित है। यह भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। इस स्थल से हड्डियां, पत्थर के औजार एवं गेहूं की बलियां आदि प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चिरांद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में पूछा जा रहा है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति का
अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? पहला है मोरलैंड, बी ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, सी ऑप्शन है के.एस. लाल, डी ऑप्शन है के.एम. अशरफ। देखिए मोहम्मद हबीब ने 13वीं एवं 14वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका विचार था कि मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रम प्रक्रिया में अचानक वृद्धि हुई थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हबीब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 में पूछा जा रहा है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा निम्न में से किसने दी? पहला है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है टी.बी. बोटोमोर ने, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर ने, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं। तो देखिए वर्ग विहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। वर्ग विहीन समाज का अर्थ होता है ऐसा समाज जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक वर्ग में जन्म नहीं लेता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में पूछा जा रहा है जन रीतियाँ होती हैं। पहला है सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान, इनमें से कोई नहीं। देखिए जन रीतियाँ स्वतः पैदा होती हैं जो एक सामाजिक प्रतिमान होती हैं। प्रत्येक जन रीति सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी रहती है। माइका इवर के अनुसार जन रीतियाँ समाज के व्यवहार की स्वीकृति रीतियाँ हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रतिमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? अल्तेकर, कपाड़िया, R.H. लाबी, P.V. काणे। देखिए दिए गए विकल्पों में के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। उन्होंने कहा है कि यह पवित्र संस्कार है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जब इसे पवित्र मंत्रों द्वारा किया जाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कपाड़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में पूछा जा रहा है व्हाइट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला है जिन्सबर्ग, बी ऑप्शन है बोटोमोर, सी ऑप्शन है एलेक्स इंकेलेस और डी ऑप्शन है किंगस्ले डेविस। व्हाइट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक एलेक्स इंकेलेस हैं। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए 3 मार्ग बताए। ऐतिहासिक मार्ग, दूसरा नंबर अनुभाविक मार्ग और थर्ड नंबर विश्लेषणात्मक मार्ग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एलेक्स इंकेलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 में पूछा जा रहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है काम्पटे हैं ये, और उसके बाद है जॉनसन का, मैका इवर एवं पेज का, गिलीन एवं गिलीन। मैका इवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उनके अनुसार समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार सत्ता, विभिन्न समूहों, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि की एक व्यवस्था होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैका इवर एवं पेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 में पूछा जा रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ वर्ष 1951, वर्ष 1955 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1948 में। देखिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1957। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन
संस्था नहीं है। विवाह, परिवार, धर्म, भवन। देखिए भवन संस्था नहीं है। विवाह, परिवार एवं धर्म संस्था के उदाहरण हैं। संस्था वह कार्य प्रणाली होती है जिसके द्वारा मनुष्य, समिति या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 में पूछा जा रहा है, पारस्परिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, संन्यास, संतानोत्पत्ति, वर्णाश्रम, धर्म पालन। पारस्परिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के 4 लक्ष्य बताए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 में पूछा जा रहा है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं B.R. चौहान, S.C. दुबे, रूथ बेनेडिक्ट, D.N. मजूमदार। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता श्यामाचरण दुबे हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, S.C. दुबे। और देखिए B.R. चौहान, B.R. चौहान ने लिखा है ए राजस्थान विलेज, और रूथ बेनेडिक्ट ने लिखा है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, और D.N. मजूमदार ने लिखा है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 में पूछा जा रहा है, एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया? पहला है वर्ष 1937 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1965 में। एगमार्क एक्ट भारत में वर्ष 1937 में लागू किया गया था। एगमार्क का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। यह उन कृषि उत्पादों पर लिखा जाता है जिनकी गुणवत्ता सरकार की विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जांच में लिया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1937 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? पहला यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ। देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। ये कहाँ, ये कौन है? पश्चिम बंगाल है। अन्य जितनी फसलें दी गई हैं, आलू, गन्ना और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चावल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी जिले में बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। और बाकी जितने दिए गए हैं, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर देखिए रिहंद बांध उपस्थित है। और आपका केन नदी पर, देखिए केन नदी पर कौन है? केन नदी पर है गगऊ बांध। और आपका टोंस नदी पर है इचारी बांध, इस पर इचारी बांध अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 में पूछा जा रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पहला दिया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो इसका फर्स्ट का सेकंड से मैच करेगा, लखनऊ। बी वाले में सेंट्रल पंप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पंप पल्प है, सॉरी यहाँ पर पल्प है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है सहारनपुर में, कहाँ पर अवस्थित है? सहारनपुर में। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, आपका कानपुर में स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका उपस्थित है ग्रेटर नोएडा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए
यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकेंड पहले पर आया है, फिर फर्स्ट आया है, फिर उसके बाद फोर्थ आया है, फिर उसके बाद थर्ड आया है। तो देखिए 2 1 4 3 इसी वाले में मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में देखिए पूछा जा रहा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। असम में देखिए कौन सा उपस्थित है? असम में उपस्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और आपका उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश में आपका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 में पूछा जा रहा है, नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नवदाटोली एक प्रागैतिहासिक स्थान है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के दोनों ओर स्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन HD सांकलिया के नेतृत्व में वर्ष 1952 से 1957 के बीच हुआ था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। पहला है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर राष्ट्रकूटों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अपार योगदान मूर्तिकला से है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का एक संग्रह है। यहाँ स्थित भगवान शिव के 3 मुख वाली त्रिमूर्ति राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक चिन्ह माना जाता था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में पूछा जा रहा है, इनुइट लोग नहीं पाए जाते। पहला है अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, स्वीडन में। देखिए इनुइट लोग स्वीडन में नहीं रहते हैं। इनुइट लोग ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस के बर्फीली आर्कटिक इलाके में रहते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में पूछा जा रहा है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? वर्ष 1950 में, वर्ष 1953 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ। मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू के आमरण अनशन के बाद हुई मृत्यु की वजह से सरकार पर नए राज्य के गठन का दबाव था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 1953 को पहली राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1953। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर। देखिए 83 में पूछा जा रहा है, शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? पहला है निर्यात माइनस आयात, बी ऑप्शन है निर्यात प्लस आयात, सी ऑप्शन है निर्यात इंटू आयात, केवल सेवाओं का निर्यात। देखिए शुद्ध निर्यात बराबर होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात, कुल निर्यात माइनस कुल आयात, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शुद्ध निर्यात वह मूल्य होता है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में पूछा जा रहा है, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, सी है तृतीयक गतिविधियाँ, डी है शहरी गतिविधियाँ। भारत में परिवहन, संचार तथा वाणिज्य तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय गतिविधियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार एवं अभिकर्ता निम्न में से कौन है? पहला है आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? पहला है आदिल शाह, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। मुगल शाह औरंगजेब को उसकी सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? पहला है अलास्का राज्य में, बी ऑप्शन है कैलिफोर्निया राज्य में, सी ऑप्शन है मेन राज्य में, डी ऑप्शन है अटलांटा राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में स्थित नेवादा राज्य के पास स्थित है। यह 225 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म एवं शुष्क स्थान है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलिफोर्निया राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 में पूछा जा रहा है, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? चीन में, कनाडा में, कजाकिस्तान में, भारत में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कजाकिस्तान में है। यह 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रतिवर्ष करता है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 39.3% हिस्सा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में पूछा जा रहा है, संपत्ति का पात्रता यानी कि हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जॉन लॉक ने, जॉन रॉल ने, रूसो ने, नाजिक ने। संपत्ति का पात्रता यानी कि हकदारी सिद्धांत रॉबर्ट नाजिक ने अपनी कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत नवदारवादी दृष्टिकोण का है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 में क्या पूछा जा रहा है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया? पहला है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है वर्ग, डी ऑप्शन है जाति। वर्ष 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए अनुच्छेद 340 फर्स्ट में अंतर्गत काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति पर जोर दिया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जाति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 में पूछा जा रहा है, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? पहला है 10 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1947, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, डी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1949। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है वत्स्य कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, सी ऑप्शन है केसल अहिच्छत्र और डी ऑप्शन है अंग चंपा।
देखिए, कौशल जो वर्तमान में फैजाबाद अयोध्या जिले के रूप में है, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अहिच्छन पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौशल अहिच्छत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? पहला है धर्म, बी ऑप्शन है रीति रिवाज, सी ऑप्शन है नैतिकता, डी ऑप्शन है कानून। कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितने भी हैं धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज और औपचारिक साधन है। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज, व्यक्ति व समूह के संबंधों को नियंत्रित, निर्देशित और व्यवस्थित करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कानून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 में पूछा जा रहा है, जाति की उत्पत्ति का व्यवहारिक सिद्धांत दिया? रिजले ने, नेस्फील्ड ने, जे.एच. हट्टन ने, होकार्ट तथा सोनार्ट ने। नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में जाति किसी व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार विकसित हुई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेस्फील्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है, सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया? हेगल, रूसो, लॉक और मार्क्स ने। समान इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत द्वारा रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। दलित पैंथर एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जो दलितों में प्रबोधन लाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में नामदेव ढसाल एवं जे.वी. पवार ने की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 में पूछा जा रहा है, भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1949, 1950, 1951। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1952। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह भारत की एक सलाहकार संस्था थी। जनवरी 2015 में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। तो इसलिए हमारा 97 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 में पूछा जा रहा है, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। देखिए, भारत में आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे देश की आकस्मिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा सरकार को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 में पूछा जा रहा है, शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल डायस, बर्नार्ड बरूच, हंस जे मार्गनसा, सी.के. वेबस्टर। सर्वप्रथम शीत युद्ध का प्रयोग अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बरूच ने वर्ष 1947 में किया था। इस शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वर्ष 1945 से 1989 तक अमेरिका और सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों के लिए हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड बरूच। 100 में पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? पहला है हकीम खान सूर, बी है मोहम्मद लोदी, सी है इब्राहिम खान गारदी, डी है तरदी बेग।
तो इसलिए देखिए इसमें हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हमीद खान सूर नामक एक अफगान था, जबकि मुग़ल सेना का सेनापति मानसिंह था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हकीम खान सूर। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट 3 का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।